हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मोशन अलोंग ए प्लेन का रो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को फाइंड किया था। उसके लिए हमें ये उनके फॉर्मूले को डिराइव किया था। जैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है ds/dt, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है 0, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है dv/dt, या डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और नॉर्मल एक्सीलरेशन v²/ρ। यहाँ पर रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमारा जो डायनेमिक्स की सीरीज चल रही है उससे है। आप हमारी जो लास्ट वीडियो है उनको आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डायनेमिक्स मैथ के अंदर मिलेगी आपको। इस वीडियो में हम उसके कुछ एग्जांपल करते हैं, उन्हीं से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है। अब डेरिवेशन के बाद हम एग्जांपल देखते हैं। क्या फर्स्ट एग्जांपल हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए साइक्लोइड इज कांस्टेंट, प्रूव दैट एक्सीलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। एक्सीलरेशन के लिए एब्रीविएशन लिख दिया है, आप पूरा ही लिखना है। एक्सीलरेशन क्या कहता है क्वेश्चन, जो रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी में डायरेक्शन का ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए साइक्लोइड इज कांस्टेंट। पहले तो साइक्लोइड क्या होता है। साइक्लोइड जैसे आप कोई सर्कल लो और ये एक लाइन है, इसके पैरामीटर पर एक पॉइंट लो आप, इससे जो कर्व बनेगा ना, जैसे सर्कल मान लो एक व्हील की तरह ट्रीट करो आप इसे, ये मूव कर रहा है और जब ये यहाँ पर पहुँचेगा ना ऐसे कुछ बनेगा, फिर आगे ऐसे ऐसे, मतलब जो पैरामीटर पे है ना ये सर्कल के, और ये रिवॉल्व कर रहा है, और जो ये पार्टिकल है ये नीचे विदाउट फॉलिंग है, मतलब इसके अलोंग ही मूव कर रहा है, ये नीचे नहीं गिर रहा है, ऐसा मान के चलो आप। तो ये जो कर्व बना है ना, ये इसी को साइक्लोइड कहते हैं। ये इस तरीके से ये वेव उसी बन गई। इसके लिए आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। इसकी जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है मतलब साइक्लोइड की, वो होती है S = 4a sin psi। ये हमारी साइक्लोइड के लिए, ये साइक्लोइड का ये फिगर तो क्लियर हो गया आपको। जो कोई पार्टिकल है वो सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा है, पैरामीटर के लॉन्ग, जैसे ये सर्कल रिवॉल्व करेगा ये पॉइंट नीचे आता जाएगा, पर ये मान के चलना हमने ये डायरेक्ट गिरेगा नहीं। जैसे ये पर यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ ऐसे नीचे नहीं गिर जाएगा, इसके लॉन्ग मूव करता रहेगा सर्कल पर। तो ये साइक्लोइड की इक्वेशन होगी। अब क्या दे रखा है हमें, मतलब अब तक तो हमें फिगर बनाई है, मतलब जिस कर्व में पार्टिकल मूव कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में जो डायरेक्शन का चेंज है, कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब जो चेंज है ये कांस्टेंट बताया है, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। और चेंज क्या है, ये कुछ साई एंगल पर ही है, एस और साई में इक्वेशन है। तो मतलब क्या, चेंज इन एंगल पर टाइम ये कांस्टेंट है, ये एंगुलर वेलोसिटी होगी एंगल अपॉन टाइम। तो इसे ओमेगा से डिनोट कर लो आप, इसे कांस्टेंट मान लो। ये हमें गिवन है, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी, मतलब ये इनडायरेक्टली गिवन थी। साइक्लोइड दिया था तो हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एक्सीलरेशन पहले टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए डबल डेरिवेटिव में रिजल्ट चाहिए। पहले एक बार करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है ds/dt क्या होगा, यहाँ से 4a कांस्टेंट, साइन का क्या होगा कोस साई, और एंगल का dψ/dt। ये dψ/dt यहाँ काम आएगा, 4a ओमेगा dψ/dt की वैल्यू रख ली कोस ऑफ साई। ये क्या है ds/dt। अब एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा, और उसके बाद नॉर्मल एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, और उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, और अलग अलग का स्क्वायर करके अंडर रूट ले दो,
ये लास्ट वीडियो हमने डिस्कस भी किया था, आप को रिकमेंड करता हूँ मैं, वो पहले वो वीडियो देख लो आप, जिसमें हमने डिराइव किया ये फॉर्मूलेज को। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे जब d2s/dt² विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं। 4 ओमेगा कॉन्स्टेंट, कोस का माइनस साइन ओमेगा, और d/dt है यहाँ पर ओमेगा पहले ही रख लो। यहाँ से क्या आएगा -4a ओमेगा² साइन साई, -4a ओमेगा² साइन साई। ये क्या आएगा हमारा d2s/-4a ओमेगा² साइन ऑफ साई, जो कि क्या है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है हमारा। अब नॉर्मल एक्सीलरेशन के लिए क्या चाहिए हमें, v²/ρ। रो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है, कितना एंगल में चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू s, और इसका रिवर्स होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ds/d ds/d की वैल्यू क्या आएगी, डेरिवेटिव कर दो आप। s क्या हमारा 4a साइन साई, विद रिस्पेक्ट टू साई डेरिवेटिव करोगे आप 4a कोस ऑफ साई। अब साई का विद रिस्पेक्ट टू साई तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आ गई 4a कोस ऑफ साई। अब नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होगा, v², v क्या होता है ds/dt, इसका स्क्वायर अपॉन रो। v यहाँ वेलोसिटी है, नॉर्मल वेलोसिटी 0 होगी, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी, ds/dt होती है जो, और उसका स्क्वायर। अब ds/dt कहाँ से लेके आएंगे, इसका डेरिवेटिव कर दो आप। ds/dt विद रिस्पेक्ट टू t करोगे 4a कोस ऑफ साई, d/dt क्या होगा ओमेगा, 4a ओमेगा कोस ऑफ साई। ये ds/dt की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करके लिख देंगे तो 16a² ओमेगा² कोस² साई अपॉन रो की वैल्यू क्या आई थी हमारी 4a कोस ऑफ साई। यहाँ से जो भी कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल कर देंगे, एक a की पावर कैंसिल, एक कोस की पावर कैंसिल, 4 ओमेगा² कोस ऑफ साई, सॉरी एक a भी बच गया, 4a ओमेगा² कोस ऑफ साई। अब नॉर्मल एक्सीलरेशन भी आ गया हमारा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। रिजल्टेंट क्या हुआ, किसी वेक्टर के 2 कंपोनेंट दिए हैं, उनका स्क्वायर करके अंडर रूट लेते हैं हम। अब जो ये है हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसका स्क्वायर करेंगे -4 ओमेगा² साइन साई, इसका स्क्वायर प्लस 4a ओमेगा² कोस ऑफ साई, और इस सारे का अंडर रूट इज इक्वल टू में क्या आएगा 16a² ओमेगा² साइन स्क्वायर प्लस 16, इसका भी स्क्वायर करेंगे a² ओमेगा की पावर 4 कोस² साई अंडर रूट। इसमें से इन दोनों में क्या कॉमन है 16a² ओमेगा 4 और साइन स्क्वायर प्लस कोस ऑफ स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यही बचेगा, और इसका अंडर रूट लोगे आप 16 का 4 a का a ओमेगा², पॉजिटिव वैल्यू भी कंसिडर करें हम, प्लस माइनस लिख सकते हैं हम, पर है तो ये कांस्टेंट ही, क्योंकि ओमेगा² क्या लिया था हमने, दे ही रखा है हमने, एंगुलर वेलोसिटी ली है, 4a कांस्टेंट है, तो ओवरऑल क्या रिजल्ट आया हमारा, जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट हो गया। यही प्रूव करना था हमें, ये देखो, प्रूव दैट एक्सीलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए कर्व फॉर विच s and psi vanish simultaneously with uniform speed v if the acceleration at any point s be v² c upon s² plus c², prove that the curve is a quaternary। क्या क्वेश्चन है हमारा, ये पार्टिकल है वो कर्व में मूव कर रहा है, ये देना जरूरी था इसे एस और साई, क्योंकि वी हम किसी भी कोऑर्डिनेट में सिंपल में ले सकते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ले सकते थे,
क्योंकि इसमें गिवन तो नहीं था, पर एस और साई दे दिया, तो अब इसे हमें इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट की मदद से करना पड़ेगा। विद यूनिफॉर्म स्पीड वी जो यूनिफॉर्म स्पीड दे दी, यूनिफॉर्म स्पीड दे दी तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 0। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी, मतलब इक्वल डिस्टेंस मूव कर रही हो। यूनिफॉर्म स्पीड है तो चेंज ही नहीं हो रहा, उसी स्पीड से मूव कर रहा है पार्टिकल। और एक्सीलरेशन दे रखा है हमें किसी पॉइंट एस पर v स्क्वायर, और कर्व बताना हमें कैटरनरी होता है। कैटरनरी क्या होता है, कैटरनरी ये पैराबोला के सिमिलर होता है। लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन जो उसमें जिसका मीनिंग है चेन। जैसे आप कोई रोप है मान लो या चेन है, उसको आपने एक यहाँ पर बांध दिया कि यहाँ पर बांध दिया, तो जो नीचे लटकता रह जाएगा ना, ये जो कर्व, इस शेप का जो कर्व होगा वो कैटरनरी कहलाएगा। पैराबोला में तो ये ऐसे होता है फिक्स शेप, इसमें ये भी हो सकता है, ये भी, मतलब 2 एंड होंगे, उसमें फ्रीली ये एंग करेगा, मतलब लटकेगा। किन्हीं भी 2 पॉइंट पे आप किसी रोप या चेन को लटका दो, जो ये कर्व बनेगा यही कैटरनरी होता है। और इसकी इक्वेशन S = C tan of psi ये होती है। ये आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे साइक्लोइड की होगी, कार्डोइड हो गया ये, और ये कैटरनरी हो गया। ये कार्डोइड की कुछ ऐसी शेप होती है। और इस डायरेक्शन में भी होता है। आप अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ मैं यहाँ, आप समझ गए होंगे कैसे। एक हर्ट सा होता है, प्रॉपर हर्ट भी नहीं होता है। ये बनता कैसे है कार्डोइड, एक फिक्स सर्कल लो आप, उसके ऊपर एक और सर्कल लो, और इस पर एक पॉइंट ले लो, इसको इसके अराउंड रिवॉल्व कराओगे ना, तो यही फिगर बनेगा। ये ऐसे ऐसे ही बनेगा बिल्कुल। एक फिक्स सर्कल लो और उसके ऊपर एक और सर्कल लो, उसकी बाउंड्री पर कोई पॉइंट ले लो और उसके अकॉर्डिंग एक कर्व ट्रेस कर दो। हम कैटरनरी की बात करें थे, इसे छोड़ो, फिर कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। S = C tan psi, मतलब ये लेके आना हमें। गिवन क्या है, एक्सीलरेशन दे रखा है हमें किसी पॉइंट पर, एक्सीलरेशन एट पॉइंट S क्या है, v² C/s² + c²। अब ये एक्सीलरेशन तो दोनों का होगा, टेंजेंशियल भी नॉर्मल भी। ये रिजल्टेंट एक्सीलरेशन गिवन हमें, और v क्या गिवन है, ds/dt, जो कि कांस्टेंट गिवन है हमें। देखो ये यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है ना, मतलब वेलोसिटी जो हमारी कांस्टेंट है, उसे आप कुछ भी k मान के चलो। अब जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, dk/dt। वेलोसिटी की जगह तो k रखेंगे, और किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। और नॉर्मल एक्सीलरेशन यही रखें, v²/ρ। मतलब क्या हुआ, जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन था हमारा वो इक्वल आ गया नॉर्मल एक्सीलरेशन की। मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो कुछ है ही नहीं, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन ही रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या गिवन है हमें, v² C/s² + c² = v²ρ। यहाँ से हमें s और साई में रिजल्ट लेके आना है। v² तो आप बेशक कैंसिल ही कर दो, C/s² + c², यहाँ से क्या आएगा, ds/d रो की वैल्यू होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे रिवर्स करोगे आप क्या बनेगा, c² d/ds, और ds को साइड ले जाओ, ds और c/s² + c² = d।
यहाँ से आप क्या करो, इंटीग्रेशन, एस और साई में रिजल्ट देके आना तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सी डी एस एस स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू डी ऑफ साई। उस साइड की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये देखो, ये आप इससे रिलेट करो, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और 1 अपॉन ए बार होता है 1 प्लस सी। इसे आप याद कैसे करते हैं, 1 लेके चलो, 1 प्लस ए स्क्र या 1 प्लस एक्स स्क्र। इसे आप 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स, ये क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स का ही फॉर्मूला होता है। इसका टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है, मतलब ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र है तो 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए है। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एस है और सी जो है वो कांस्टेंट है। सी तो बाहर लिख लो बेशक। इसका क्या बनेगा, 1 अपॉन ए सी टेंजेंट इनवर्स एस अपॉन सी। कांस्टेंट को एक ही तरफ ऐड कर लेंगे हम, क्योंकि दोनों तरफ का सी लोगे आप, उसको इकट्ठा करोगे, इजिकल टू साई। इस साइड ले लो कोई सी कांस्टेंट और सी से सी कैंसिल। यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ सी अपॉन सी साई प्लस सी। अब सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और एक और चीज़ की होती है हमें, ये देखो अब हर चीज़ का काम होता है कि इस स्टेटमेंट में अगर कुछ गिवन है तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे एस और साई क्या दे रखा है, वेनिस होंगे साइमल्टेनियसली। एस और साई को 0 कर दो, एस और साई इकट्ठे 0 हो गए तो सी क्या हो गया है 0। ये देखो एस 0 है तो टेंजेंट इनवर्स 0 0 इजिकल टू 0 प्लस सी 0, और इसे दोबारा पुट कर दो इसमें। यहाँ से क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स एस अपॉन ये सी और ये सी, इसको अलग करने के लिए आप K1 करो, क्योंकि ये यहाँ पर सी यूज़ कर चुके हैं ना हम। आपको भी दिक्कत होगी, जो एग्जामिनर होगा अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं तो उसमें एग्जामिनर को भी दिक्कत होगी, स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको। एस अपॉन सी इजिकल टू साई, ये बच्चा अब तक। और इसे क्या लिख सकते हैं, 10 से 10 ले लो दोनों साइड, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, एस इजिकल टू सी ऑफ 10 साई। यही थी हमारी कैटरनरी की इक्वेशन, एस इजिकल टू सी 10 साई। ये देखो एस इजिकल टू सी 10 साई। अब ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए पैराबोला पी स्क्वेयर इजिकल टू ए आर। ये पेडल फॉर्म में दे रखा है पी और आर। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, वाई स्क्वेयर इजिकल टू 4ax। कोई भी करो 4-5 फॉर्म में होती हैं, जैसे कार्टेशियन होती है, एक होती है पोलर और एक और इंट्रिंसिक और एक पेडल। ये फॉर्म आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे पैराबोला के लिए पी स्क्वेयर इजिकल टू ए आर है, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही पढ़ते आए हैं ज़्यादातर, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर में पढ़ा हुआ, मतलब कर्वेचर जो होता है उसमें पढ़ा हुआ आपने। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए पैराबोला पी स्क्वेयर इजिकल टू ए आर विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, मतलब डी थीटा अपॉन डी टी क्या दे दिया, कांस्टेंट लैम्डा मान लो इसे आप। अबाउट द फोकस प्रूव दैट इट्स नॉर्मल एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ एट दैट पॉइंट। मतलब क्या हुआ, कोई पार्टिकल पैराबोला में मूव कर रहा है और जो उसका नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा, मान ये चलो ये कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है वो प्रोपोर्शनल होगा जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इसके लिए आप एक तो नॉर्मल एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा हमें, नॉर्मल एक्सीलरेशन निकालने एक तो, और इनका रेशो ले देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये क्या आना चाहिए, कांस्टेंट।
कोई भी कांस्टेंट अलग के मान लो, अगर कोई दो चीज़ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी के, तो इसे इक्वेट करके क्या लिख सकते हैं, किसी कांस्टेंट के इक्वल है। मतलब ए को आप बढ़ाओगे बी भी बढ़ेगा, बी को घटाओगे तो ए भी घटेगा, यही मतलब होता है प्रोपोर्शनल का। मतलब क्या हुआ, ए और बी का रेशो लोगे तो वो कांस्टेंट आना चाहिए, यही यूज़ करेंगे हम। अब नॉर्मल एक्सीलरेशन के क्या निकालेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर है पहले तो। ये नॉर्मल एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर अपॉन रो। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, पी स्क्वायर पेडल फॉर्म में होता है आर डी आर अपॉन डी पी, शायद यही होता है। आर तो एज इट इज रहेगा, अब डी आर अपॉन डी पी क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव रहेगा टू पी, और ये कांस्टेंट है तो अपॉन में टू पी अपॉन ए, ये तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। अब वी जो है वो कैसे निकालेंगे, वी भी तो चाहिएगा हमें। अब क्या गिवन है हमें, अब वी के लिए क्या करेंगे हमें, जो वी लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन है, तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिजल्ट होता है वी साइन फाई अपॉन आर। ये पढ़ा हुआ आपने, नहीं पढ़ा तो हमारी ये वीडियो में है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने कैसे डेरिवेटिव हुआ है। ओमेगा वी साइन फाई अपॉन आर होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी, या आप लेमडा मान के चलो, वी की जगह वी, और साइन फाई क्या होगा पी अपॉन आर, और आर की जगह आर, वी पी आर स्क्वेयर। ये आप सोच रहे हो ये साइन फाई की जगह पी अपॉन आर कैसे आ गया, ये एक्चुअली ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे पेडल फॉर्म हमने पढ़ी नहीं होती जनरली। ये आप ऐसे मान के चलो, कोई आर तो डिस्टेंस हो गई, आर ये हो गया, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी हो गया, और एच बी पी पी बी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन क्या होगा साइन ऑफ फाई, ये एंगल जो फाई के इक्वल है। एंगल तो एक्चुअली ये होता है वो फाई, तो आप ये वाली डिस्टेंस मान लो पी। ये एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हूँ, जब आप पेडल फॉर्म पढ़ेंगे जब देखेंगे इसको, पी अपॉन आर ऐसे आप याद ही कर लो यहाँ पर, चाहे ऐसे समझ लो, जो मतलब रिलेशन फाइंड किया था हमने एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी में, उसमें जो ये वाला एंगल था ये सही था, तो वर्टिकली अपोजिट ये भी सही होगा, तो पी अपॉन आर में रिलेशन बनेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, वेलोसिटी फाइंड कर लो आप, आर स्क्वायर लेमडा अपॉन पी। अब जो हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन में वी भी फाइंड हो गया, रो भी फाइंड हो चुका है, और नॉर्मल एक्सीलरेशन के और अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर करना है, तो इसमें भी रो मतलब सभी वैल्यूज आ चुके हैं, अब तो डायरेक्ट पुट करना है हमें। अब क्या हुआ, नॉर्मल एक्सीलरेशन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके लिए क्या रिजल्ट आएगा वी स्क्वायर, और एक रो इसके लिए और एक रो इसके लिए, तो स्क्वायर हो जाएगा। वी की वैल्यू क्या आई थी हमारी, आर स्क्वायर लेमडा अपॉन पी, मतलब क्या होगा आर फोर लेमडा स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और वन अपॉन रो स्क्वायर क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और क्या है टू पी स्क्वायर, मतलब फोर पी स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से p को भी a में फाइंड कर लो, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आर फोर लेमडा स्क्वायर ए स्क्वायर, ऊपर तो ये चल रहा है, पी स्क्वायर क्या था ए आर इंटू आर स्क्वायर, फोर भी बार लिख लो,
पी स्क्र ए आर था, तो ए की दोनों पावर कैंसिल हो गई यहाँ से, और आर 4 क्या होगा, 1 2 2 ये 3 4, 4 की 4 पावर कैंसिल, लेमडा स्क्र अपॉन 4 आ गया। ये क्या है, कांस्टेंट है, इसे कोई अपना नाम दे दो के। ये क्या आएगा, मतलब क्या हुआ, नॉर्मल एसिलेशन जो है वो 4 टाइम है, मतलब के टाइम है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। यहाँ से क्या कह सकते हैं, नॉर्मल ऑफ एसिलेशन जो है, नॉर्मल एसिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आगे देखें कुछ क्वेश्चन करने हैं या नहीं, और ना हम नेक्स्ट चैप्टर का शुरू करते हैं, रिलेटिव मोशन। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है वो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।